हेलो, हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का यूज होता है, ठीक है, ऑयल किस लिए यूज होता है और उसके कूलिंग मेथड के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफार्मर में कूलिंग के मेथड के प्रकार के बारे में और अधिक जानेंगे और ट्रांसफार्मर की जो EMF की जो इक्वेशन यानी कि विद्युत वाहक बल की जो ट्रांसफार्मर समीकरण होती है उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर में शीतलन के प्रकार, ट्रांसफार्मर में शीतलन प्रणाली, ट्रांसफार्मर में शीतलन प्रणाली के प्रकार, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको एक दो टाइप का भी दिया था। पहला मैंने बताया था कि तेल द्वारा शीतलन, तेल द्वारा शीतलन, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से शीतलन। उसके बाद जल द्वारा शीतलन, जल द्वारा शीतलन। और उसके बाद में तेल द्वारा शीतलन, प्राकृतिक शीतलन, जल द्वारा शीतलन और शुष्क रूप से शीतलन, या फिर वायु द्वारा शीतलन भी बोल सकते हैं, वायु द्वारा शीतलन। तो फ्रेंड्स, हमने आपको प्राकृतिक रूप से शीतलन का कल बता दिया था कि प्राकृतिक रूप से शीतलन कैसे होता है, ठीक है। प्राकृतिक शीतलन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की कोर वगैरह जो होती है उसका एरिया इस हिसाब से बनाते हैं हम कि क्या हो कि कोर को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं ताकि उसका एरिया ज़्यादा रखते हैं ताकि कोर में आसानी से वायु प्रवाहित हो सके और कोर को ठंडा रखा जा सके, जिससे वाइंडिंग क्या होगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक शीतलन। कल हमने तेल द्वारा शीतलन भी पढ़ लिया था। तेल द्वारा शीतलन में हमने प्राकृतिक रूप से शीतलन पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें आगे अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। बी पार्ट चल रहा था, उसमें जो हमने तेल द्वारा शीतलन प्रणाली पढ़ी थी, सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, तेल द्वारा शीतलन, तेल द्वारा शीतलन पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने एक तो वो पढ़ा था प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पढ़ लिया था। तो प्राकृतिक रूप से मैंने कल बताई थी चीज़ कि प्राकृतिक रूप से क्या करता है, ट्रांसफार्मर को तेल द्वारा ठंडा किया जाता है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ट्रांसफार्मर में ये मान लो कोर होती है, ठीक है। अब इस कोर को क्या करता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर की कोर है तो इसमें क्या करते हैं हम, ऑयल भरते हैं। तो ये ऑयल क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कोर क्या करता है, ठंडा रखने का काम करता है। तो ये जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर कोर को ठंडा रखने का काम करता है। लेकिन कुछ तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ऐसे नालीदार क्या होते हैं, पाइप भी लगे होते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस तरह की नलिकाकार पाइप पे देखी होगी, जो मेन जो टैंक होता है उसमें इस तरह की पाइप्स लगी रहती है। अब इस पाइप का काम क्या है वो बताता हूँ आपको। तो इस तरह की पाइप लगी रहती है, इस तरह की पाइप लगी रहती है। इसका काम क्या है कि जैसे मान लो यहाँ तक पूरे लेवल तक ऑयल भरा जाता है, ठीक है। तो पूरे लेवल तक यहाँ तक पूरा तेल भरा जाता है। तो होता क्या है कि ये जो ऑयल होता है ये नलियों के माध्यम से होके बहता है और वापस इस ट्रांसफार्मर में आ जाता है। अब यहाँ पर आने से क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर आने से बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से बाहर क्या हो जाएगी, ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, किसकी, वाइंडिंग की। तो तेल द्वारा शीतलन में ऐसा ही होता है कि कुछ तरह के ट्रांसफार्मर को सिर्फ इतना ही डिजाइन करता है और कुछ तरह के इतना मैंने बताया था कल आपको कि इस तरह के साधारण डिजाइन को बताया था। और उसमें आगे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि नलिकादार भी बनाते हैं। उसमें क्या होती है, नलियाँ होती है। अब इन नलियाँ या फिर पाइप जो होती है इनके माध्यम से क्या होता है, ऑयल बहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इतना एकदम ऊपर तक क्या करते हैं, ऑयल को भरते हैं ताकि क्या हो जाए, तेल इन नलियों में आसानी से बह सके। तो इन नलियों में बहने से क्या होगा कि आसानी से तेल का शीतलन होता रहेगा और ये जो प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। ऑयल बार बार नीचे आएगा, टैंक में आएगा, फिर वापस ऊपर चढ़ेगा। तो ये सारी शीतलन क्रिया निरंतर चलती रहेगी।
तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक रूप से तेल का शीतलन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बी पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें रेडिएटर द्वारा अब फ्रेंड्स ये रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर क्या, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये मान लो ट्रांसफार्मर का मेन जो टैंक है, ठीक है फ्रेंड, इसमें नली है लगी हुई है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, इस पर हमारी वाइंडिंग है। अब इसमें क्या भरा, ऑयल भरा हुआ है, सारी प्रोसेस है में। अब इसमें क्या होता है, एक साथ में एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है। ये मान लो इस साइड से ऐसा है, ये एक रेडिएटर टैंक जुड़ा होता है। ये रेडिएटर टैंक क्या करता है कि जैसे मान लो ये ऑयल इसमें रेडिएटर टैंक में भी जाता है, तो ये होता क्या है कि यहाँ पर एक हम क्या लगाते हैं, एक फैन लगा देता है। एक क्या लगाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फैन लगाता है। ये फैन जैसे घूमता है तो क्या होता है, रेडिएटर में क्या जाती है, हवा जाती है। हवा जाती है, क्या तेल का शीतलन होता रहता है। तो ये तेल क्या होगा, ठंडा होगा, वापस क्या आएगा, टैंक में आएगा। तो इसका सबसे बेनिफिट क्या होगा कि तेल ठंडा होता रहेगा, ज़्यादा इसमें कूलिंग होगी। क्योंकि एक तो प्राकृतिक रूप से हो रहा था, तो प्राकृतिक रूप से तो इतना शीतलन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब साथ में रेडिएटर को जोड़ा गया, तो रेडिएटर के जोड़ने से क्या हुआ कि इसमें एक पंखा लगा रहता है साथ में। ये पंखा क्या करता है, इस रेडिएटर में जो ऑयल आ रहा है उसको हवा देकर क्या करता है, इसको ठंडा रखने का काम करता है। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स ये प्रोसेस होती है। ये ऑयल जो होता है ये पहले रेडिएटर टैंक में जाता है। रेडिएटर टैंक में क्या होता है, फैन लगा होता है। फैन क्या करता है, इसको हवा पास करता है। हवा जैसे पास होती है तो क्या होती है, ये ऑयल क्या होता है, कूल होकर वापस क्या आता है, इसमें वापस नीचे आता रहता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर क्या करता है, शीतलन का काम करता है। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स हमने दो के बारे में पढ़ लिया कि एक तो वायु द्वारा शीतलन और दूसरा तेल द्वारा शीतलन। तीसरी प्रणाली है जल द्वारा शीतलन। फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो होती है 500 kVA से जो ऊपर जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें तेल द्वारा शीतलन की प्रोसेस यूज में लेती है। तेल द्वारा शीतलन की प्रोसेस कितने kVA के ट्रांसफार्मर यूज लेती है, तो वो है 500 kVA क्षमता की जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तेल द्वारा शीतलन की प्रणाली यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वायु द्वारा पूछ ले तो वायु द्वारा होती है 5 kVA से लगभग 5 kVA के आसपास जो ट्रांसफार्मर उसमें शीतलन प्रणाली यूज की जाती है। ये नेक्स्ट है जल द्वारा शीतलन। तो जल द्वारा शीतलन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही टैंक होता है, सेम इसमें कोर होती है, ये कोर पर वाइंडिंग होती है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये साथ में ये इस तरीके से नलियाँ जुड़ी होती है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देख रखा होगा के बाद उसमें भी इस तरह से नलिकाएं लगी होती है। वो नलिकाएं क्या करती है, ट्रांसफार्मर के जो ऑयल है, जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का मान लो ये यहाँ तक पूरा भरा होता है, ठीक है। तो ऑयल पहली बार इसको ठंडा रखने का काम करता है ताकि उसमें सोख सके। तो ये ऑयल क्या होता है, नलियों के माध्यम से क्या होता है, बहता हुआ इसमें वापस आ जाता है। तो ये मैं चीज़ बताइए आपको। अब होता है क्या, तेल द्वारा जल द्वारा शीतलन में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम एक छल्लाकार एक पाइप गुजारते हैं। छल्लाकार का मतलब क्या होता है कि इस तरह से कोई पाइप लगा होता है, इस तरीके से क्या होती है, ये पाइप लगी होती है। अभी पाइप में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जल भर देते हैं, इसमें पानी भरते हैं। तो क्या होता है, ये जो पानी होता है इस ऑयल के साथ में जो हीट उत्पन्न होती है, यानी कि तेल गर्म होगा, तेल गर्म होने से क्या होगा, इसकी भाप बनेगी तेल की। तो ये भाप बन के क्या होगा, पानी के संपर्क में आएगी। तो क्या होगा, इससे तेल की ऊष्मा को ये सोकर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगी, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, दोबारा समझाता हूँ। अगर डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोबारा बनाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्या है, छल्लाकार पाइप लगी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पानी इस तरीके से ये पाइप भरी होती है, छल्लाकार पाइप होती है, ये तेल है आपका, ठीक है। तो ये जो तेल है भाप बनकर क्या आता है, इस पानी के संपर्क में आता है, ठीक है। तो ये छल्लाकार क्या है, पाइप बनी हुई है, तो ये क्या करता है, इसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, कौन, पानी, और यहाँ से पानी क्या बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये कूलिंग को प्रदान करता है। ये प्रणाली कहाँ पर यूज की जाती है, ये प्रणाली वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर पानी की अधिकता हो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये वहां पर यूज किया जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, पानी की अधिकता होती है। तो फ्रेंड्स आपको डायग्राम से समझ में आ गई होगी कि क्या चीज है, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर 500 केवीए क्षमता से अधिक में यूज लेता है, अधिक में उपयुक्त रहती है, उपयुक्त रहती है। तो ये जो प्रणाली है वो ये जो प्रणाली है, यह प्रणाली 500 केवीए क्षमता से अधिक में उपयुक्त रहती है, क्योंकि पानी अधिक कूलिंग करेगा, ठीक है। और कहाँ पर होगी, जहाँ पर पानी की अधिकता होगी इसमें जल्द और शीतलन की व्यवस्था की जाती है। तो 500 केवीए। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक छल्लाकार जो पाइप होता है, छल्लाकार पाइप को किसमें, मुख्य टैंक में से गुजर जाता है, मुख्य टैंक में से गुजारता है। फ्रेंड्स मैं जो यहाँ पर नोट्स बनाता हूँ आप कॉपी में जरूर इनको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपके आगे एग्जाम में ये नोट्स काम आ सके। तो साथ साथ में आप ये वीडियो देखते हुए एक बार वीडियो समझ लीजिए, उसके बाद में आप इसको उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी में इसको साथ में नोट डाउन भी कर, ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो। तो क्या होता है, एक छल्ला पाइप को क्या करते हैं, मुख्य टैंक में से गुजारते हैं। एक छल्लाकार पाइप को क्या करते हैं, मुख्य टैंक में से गुजारता है। यह पाइप क्या करता है, तेल की ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, तेल की ऊष्मा को ग्रहण करता है। और ग्रहण करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता है, ये ग्रहण करेगा तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जल्द और शीतलन प्रणाली समझ में आई होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वायु द्वारा, यानी कि एयर ब्लास्ट बोलते हैं इसको, प्रोसेस इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट। फ्रेंड जो तेल द्वारा शीतलन की जो सेकेंड प्रणाली थी, यानी कि बी जो पार्ट है, उसको तेल ब्लास्ट प्रणाली भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या, एयर ब्लास्ट यानी कि वायु द्वारा। ये क्या होता है इसमें कि इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे मैं बात करता हूँ, ये मान लो आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये मान लो ये आपकी वाइंडिंग लगी हुई इसमें, ये लेमिनेशन इसकी ये कोरें लगी हुई है। तो बीच में क्या होता है, गैप होता है इनके। तो क्या होता है, यहाँ पर एक पंखा लगा दिया जाता है। अब ये पंखा क्या करता है, हवा देता है, नीचे से इसके क्या लगता है, ट्रांसफार्मर के नीचे पंखा लगा दिया जाता है। अब ये हवा क्या होगी, इसके ट्रांसफार्मर के अंदर होती हुई जाएगी और वाइंडिंग को क्या रखेगी, ठंडा रखेगी। तो वायु पास करने के लिए क्या होता है, इसमें स्पेस होता है, डक्ट्स बने रहते हैं, यानी कि वायु मार्ग बने रहते हैं, ठीक है। तो वाइंडिंग बीच में इतना स्थान रखता है कि ये आसानी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगी, ये कूलिंग होगी, ट्रांसफार्मर के को क्या होगी, कूलिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखेगी, पंखा घूमे, पंखा या फिर यहाँ पर कूलर भी हो सकता है। कूलर क्या रखेगा, इसको ठंडा रखेगा। और ये इसके, अब ये कूलर चलेगा तब क्या होगा, हवा फेंकेगा, हवा फेंकेगा तब क्या होगा, ये इस कोर की जो उष्मा उसको बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का शीतलन होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम लिख देते हैं नोट्स के रूप में, क्या होता है इसमें, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोरों में क्या होता है, वायु मार्ग रखे जाते हैं, वायु मार्ग रखे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वायु मार्ग ही नहीं रखेंगे तो वायु बहेगी कहाँ से। तो ये अगर ये हमने यहाँ पर क्या मान लो स्पेस दे रखा है दो कोरों के बीच में, तो आराम से क्या होगा, हीट बाहर निकल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कोरों में क्या होती है, वायु मार्ग रखे जाता है, जिससे उत्पन्न ऊष्मा, जिससे उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकल सके, बाहर निकल सके, बाहर निकल सके। इसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर को के नीचे क्या लगाता है, पंखा लगाता है। तो इसमें
ट्रांसफार्मर के नीचे पंखा लगाता है जो कि ठंडा रखता है, पंखा लगाता है। तो फ्रेंड्स आपको डायग्राम से चीज़ समझ में हमारे को ये चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं है कि पंखा लगाता है पंखा ठंडा रहता है, हमारे को डायग्राम से चीज़ सारी समझ में आ चुकी है। बस ये तो बस आपके रेफरेंस के लिए कि इसमें ट्रांसफार्मर नीचे पंखा लगाते है क्या करता है, ठंडा रखने का काम करता है, यह शीतलन का कार्य करता है, यह शीतलन का कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको एयर ब्लास्ट या फिर हमने आसानी से ये सारा कर लिया है। अब ये सारी प्रणाली हमने क्या पढ़ी है, ट्रांसफार्मर में शीतलन की प्रणाली के प्रकार पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में होगी। हम 4 तरीके से क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर को शीतलन करता है। शीतलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो कोर है या फिर वाइंडिंग है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होती है, वो क्या होती है, उसमें उसका इंसुलेशन भी पहली बार खराब होने लग जाता है और उसके अलावा उसके अंदर आंतरिक शॉर्ट सर्किट या फिर ब्लास्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है लाइन ट्रिप हो जाती है। तो उसके लिए क्या अपनाते हैं हम, कूलिंग मेथड अपनाते हैं। तो यही आवश्यकता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की। तो 4 तरह की विधि होती है, कौन कौन सी होती है, पहली होती है प्राकृतिक रूप से शीतलन, दूसरी होती है तेल द्वारा, और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी वायु द्वारा, और चौथी जो हम पानी द्वारा करते हैं। तो ये आगे पीछे ये नाम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चौथा हमने वायु द्वारा पढ़ा है, तीसरा जल द्वारा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण की। फ्रेंड्स ये समीकरण हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समीकरण में से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ट्रांसफार्मर की समीकरण क्या होती है। पहली बात इसी से हमारे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है वो निकलता है, या फिर टर्न अनुपात होता है। और उससे इस समीकरण से रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन ITI में या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो विद्युत वाहक बल समीकरण हमारे को ढंग से करना है, हमारे को इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करना अलग से, ना तो डेरिवेशन एग्जाम पूछा जाता है ना कोई बात, सीधा अपने को इसमें समीकरण लिखनी है। उसके बाद में उस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारे को ध्यान में होने चाहिए। तो बस वही चीज़ें करेंगे, हमारे को इसमें डेरिवेशन नहीं करना। तो बस हमारे समीकरण ध्यान में रखनी है, उसके अलावा इसमें रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। तो ट्रांसफार्मर की जो हम अगर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल है किन कारकों पर डिपेंड करता है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल है किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहली बात ये किस पर करता है, फाई पर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है। ये ट्रांसफार्मर का जो EMF है विद्युत वाहक बल है फाई, यानी कि हम यहाँ पर फाई एम भी लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर भी करता है, डिपेंड करता है। उसके अलावा जो N यानी कि N बोले तो N यानी कि घेरों की संख्या या फिर टर्नों की संख्या, तो इन 3 चीजों पर ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण डिपेंड करती है। फ्रेंड्स इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल समीकरण किन चीजों पर निर्भर करती है, चुंबकीय फ्लक्स पर, आवृत्ति पर, घेरों की संख्या पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही सही है एग्जाम देखा जाए तो। ITI एग्जाम पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक समीकरण किन कारकों पर डिपेंड करती है, तो चुंबकीय फ्लक्स पर करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है, और घेरों की संख्या या टर्नों की संख्या पर डिपेंड करती है। या ऑप्शन सभी यानी कि सभी होगा, क्योंकि हमारे पता है कि चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर भी करता है, और घेरों की संख्या पर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले लेकिन इसमें से कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है आपको एग्जाम में कि किन पर डिपेंड करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स पर करता है, या फिर देखा जाए कि उसकी जो कोर होती है उस पर करता है, या फिर उसमें जो कूलिंग है उस पर डिपेंड करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स पर करता है। तो इस चीज को ये किसकी निर्भरता है, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल निर्भरता है ये कि ट्रांसफार्मर का जो EMF होती है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है या विद्युत वाहक बल होता है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है,
और फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करता है, उसके अलावा घेरों की संख्या पर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी से आगे हम समीकरण लिखनी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्म की में समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या होती है, हमने पढ़ा था सूत्र से, ई बराबर क्या होता है कि किस किस पर ट्रांसफार्मर के जो में समीकरण किस किस पर डिपेंड करती है, तो ये करती है फाई एम यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, डॉट में यानी कि ये गुणा है, ठीक है, डॉट एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, और एन यानी कि टर्नों की संख्या, इन तीनों पर डिपेंड करती है। अगर इसका हम फाइनल सूत्र बनाएं, ठीक है, तो इस तरीके से बनता है ये 4.44 फाई एम एफ एन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये समीकरण हमारे पास क्या है, इसका हमारे को डेरिवेशन नहीं करना अलग से। इसकी ऐसा डेरिवेशन देखा जाए तो इसमें ये होता है, इसमें जो फॉर्म फैक्टर होते हैं उसकी गुणा होती है, और उसके बाद में जो साइकिल होते हैं उनमें 4 साइकिल होती है, उनकी फिर गुणा होकर ये 4.44 आता है। तो फ्रेंड्स हमारे सूत्र ये ध्यान रखना, ई बराबर 4.44 फाई एम एफ एन। ठीक फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैं फाई एम यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स की बात करता हूँ, तो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स मेरा ये हो सकता है ए इंटू में तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो फ्लक्स होता है, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है कि फ्लक्स का हमारे पता है क्या होता है, बी एम इंटू में ए यहाँ पर क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और बी एम क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ये क्या होता है एरिया होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मैक्सिमम जो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकलता है, ये चुंबक वाले चैप्टर में अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है कि ये जो अगर मेरे को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये बी एम क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है बी एम बराबर में फाई एम अपॉन में एम होता है। ठीक फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसको हम किस में मापते हैं, टेस्ला में मापते हैं, टेस्ला में मापते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फाई एम क्या होता है वेबर और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये फाई एम बराबर बी एम इंटू ए, तो ये मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बी एम इंटू में ए। बी एम क्या है यहाँ पर, बी एम है मैक्सिमम, सॉरी बी एम यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ए क्या है यहाँ पर एरिया। तो इसकी हम इक्वेशन इसमें रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई बराबर 4.44, अब फाई एम की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास बी एम इंटू में एफ ए एन। तो ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है फाइनल रूप से, इसको हम साइड में लिख लेते हैं भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये समीकरण आ चुकी है 4.44 बी एम डॉट में एफ इंटू ए इंटू में एन। तो ट्रांसफार्मर में अगर पूछ ले कि ट्रांसफार्मर के जो ईएमएफ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर करती है, फ्रिक्वेंसी पर करती है, एरिया पर करती है, और टर्नों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो ये मैं 3 का तो बताया ही था आपको, उसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, ये इसी से तो उठा हुआ है फाई एम से। तो ठीक फ्रेंड्स, ये जो बी एम है इसी से जो उठा हुआ है फ्लक्स से, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो आई गई बी एम इंटू में एफ फ्रिक्वेंसी, ये तो बताया था, उसके अलावा एरिया प्रति इकाई एरिया जो है, उसके अलावा एन टर्न। तो ये हमारे पास ई एम एफ इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पर बी एम कैसा है, यह साइड में लिख देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर फाई एम क्या होता है बी एम इंटू में ए, इसलिए ये हमारे पास क्या है बी एम इंटू में एफ इंटू ए इंटू में एन। तो फ्रेंड्स ये हमारे को ये 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने एग्जाम के जरिए से। हमारे को ये नहीं देखना कि ये समीकरण कैसे सोल्व होती है कैसे नहीं, हमारे को समीकरण ही ध्यान रखने, और इस पर जो डिपेंड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को ही पकड़ना है। डेरिवेशन कोई एग्जाम में नहीं आता, ना कोई इसका कोई हमारे लिहाज से कोई इसका वैल्यू है। तो ये आपके पास 2 समीकरण आ चुकी है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई बराबर क्या होता है 4.44 फाई एम एफ एन। फाई एम क्या है यहाँ पर, फाई एम है यहाँ पर अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स है यहाँ पर, और एफ क्या है फ्रिक्वेंसी, और एन क्या होता है टर्नों की संख्या। बी एम क्या है यहाँ पर, बी एम है फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी एम है, और एफ क्या है फ्रिक्वेंसी, ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका होगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल होगा कोर का ही होगा क्षेत्रफल। ठीक है, बी एम एफ इंटू ए इंटू में एन।
ठीक है फ्रेंड्स, तो कल इस पर मैं आपको इस पर डिपेंड क्वेश्चन बताऊंगा कि किस किस टाइप के इस जो समीकरण है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रेंड रेशो के बारे में कल आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समीकरण समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।